बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। देखिए, जो हमारे मामलात हैं, एक तो वैक्सीन गायब है और बैरून मुल्क जाने वाले जो ख़ुसूसन लाहौर का मामला है वो बहुत संगीन हो गया है। वहाँ से बड़ी तादाद में जो लोग जाते हैं, पूरा पंजाब है, आज़ाद कश्मीर है, और ये लोग जो जाते हैं बहुत बैरून मुल्क, उनके बहुत ज़्यादा तजारत भी है और रिश्तेदारियाँ भी बहुत हैं। तो इस लिहाज से ये अब वहाँ वैक्सीन हो गई ख़त्म, जिसकी वजह से बहुत बेचैनी है और काफ़ी हंगामा आराई भी हुई है और नाउम्मीदी कैफियत भी पैदा हुई है। तो अब सवाल ये है कि अगर आपके पास, ये तो सिंध हुकूमत के बारे में कहा जाता था कि ये जो है बहुत ज़्यादा बेखबर है और बहुत अपनी वैक्सीन नहीं मंगा रही है, सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन आप तो ख़ुद पंजाब का ये हालत है कि वो वहाँ पर वैक्सीन नहीं है। सिंध हुकूमत को तो चलो ठीक ले, हम समझ लेते हैं कि वो तो गैर ज़िम्मेदारी का काम करती है अक्सर बेशतर, लेकिन आपको तो फिर करना चाहिए ना। तो ये जो है, जो पंजाब हुकूमत है, बेसिकली यानी कई दफ़ा ये हमें पता लगा है कि ये बहुत गैर ज़िम्मेदाराना काम करते हैं और बहुत से ज़्यादा गैर कानूनी काम करते हैं, जिसमें इमरान खान साहब को पता तक नहीं चलता है और बड़ा बारीकी से काम कर जाता है ये जो वज़ीर आला पंजाब है, वसीम अकरम प्लस। जी, वसीम अकरम ये प्लस। वसीम अकरम प्लस जो है, जी हाँ जी जी। तो वो तो उसका दिमाग तो अभी तक वहाँ से बाहर निकला नहीं है ना जी। अच्छा मेरे साहब, क्रिकेट से। कराची की सूरत हाल भी संगीन है और वैक्सीन ख़त्म हो गई है, कल नहीं लगेगी, तर्जुमान वो सिंध गवर्नमेंट ने ठीक कहा। है, वो अपनी तो बात कराची का, तो बात यूँ है कि कराची का तो हमें पता है कि ये लोग तो गैर जिम्मेदार लोग हैं। ये हुकूमत सिंध पर हमने पहले ही नो कॉन्फिडेंस हमने दे दिया है कि ये लोग ठीक नहीं है। कराची से लेकिन वो जो बड़े, हाँ अब्दुल कदीर राना साहब टेलीफोन लाइन पर हैं, उनसे जी, पूछ अब्दुल लेते कदीर हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये फरमाएं कि ये जो कोरोना की जो वैक्सीन गायब हुई है सिंध में, इससे क्या असरात मरतब हो रहे हैं? लोग बेचैन हैं, मुस्तरिब हैं, क्या हो रहा है? बिल्कुल, आज कराची के जो शहरी हैं, आज काफ़ी तादाद में जो है मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुँचते हैं। कराची में तकरीबन 80% जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, उन पर जो है वैक्सीन की किल्लत पैदा हो गई है, इसलिए लोगों को बगैर वैक्सीनेशन के ही वापस कर दिया गया है। कराची में जो तकरीबन 90 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, इनमें से ज़्यादातर जो सेंटर्स हैं उन पर वैक्सीनेशन जो है वो साइनोवैक दीगर जो हैं वो बिल्कुल जो है खत्म हो गई हैं और उनको फिर एक हफ्ते के बाद या 2-4 दिन के बाद का टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि सिंध हुकूमत ने बाकायदा ऐलान किया है कि वैक्सीनेशन खत्म होने की वजह से जो इतवार को खुलते थे सेंटर, वो जो है उनको छुट्टी दी गई है, वो बंद रहेंगे। इसी वजह से जो शहर में बारिशें आई हुई थी, जो आज की डेट थी, वो बिल्कुल जो है परेशान भी दिखाई दिए हमें और और इस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर खत्म हो जाना। तहम महकमा सेहत सिंध है, उसका ये कहना है कि 25 से 24 जून के दौरान 25 लाख वैक्सीन जो है वो सिंध को मौसूल हो जाएंगी और उसके बाद जो सेंटर्स हैं ये मामूल के मुताबिक वो काम करेंगे। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि ये जो वैक्सीन जो है पहले से इन्होंने ऑर्डर नहीं दी थी क्या? बिल्कुल, रोजाना की बुनियाद पर जो है वो पूरी तफसील जारी की जाती है महकमा सिंध की जानिब से, और कितनी वैक्सीनेशन हुई है, कितना स्टॉक मौजूद है, रोजाना की बुनियाद पर जो है ताकीद की गई सप्लाई के अंदर। तो आज तो ये है कि कल तो ये सेंटर भी बंद रहेंगे और आज भी लोग कल से परसों से लोग वापस जा रहे हैं कि साहब हम बाकायदा सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि साहब हमें वैक्सीन लगाने के लिए आए थे, हमें वक्त दिया था और अब वैक्सीन है नहीं, हम जब घर जा रहे हैं अपने। हाँ बिल्कुल, ये लोग ही हुकूमत की तस्दीक कर रही है कि उनकी जो वैक्सीन खत्म हो गई है सेंटर के ऊपर, इसीलिए उनको बंद किया गया है। उसको भी बंद करने का ऐलान किया गया है कि वैक्सीन जो है वो खत्म हो गई है, इसलिए वो शहर है उनको जरूर परेशानी का सामना करना पड़ा है। और इसमें हुकूमत और बाकी हुकूमत है उनकी तरफ से हुए हैं। अगर वक्त पर ये पहुंच जाती तो जो है इस तरह लाला साहब, एक और बात हम आपसे पूछ लेते हैं कि ये जो तोड़ फोड़ हो रही है पूरे शहर के अंदर, जो मकानात गिराए जा रहे हैं, इससे बड़ी बेचैनी है कराची में और गरीब लोगों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। बग़ैर किसी मुआवजे के
उन बेचारे गरीबों को जो 30-30 साल से 50-50 साल से अपने अपने घरों को रह रहे थे, वो उन घरों को तोड़ा जा रहा है। ये जुल्म नहीं है ये बात, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की बात है कि लोग बाग जो है वो उनकी पहले बिजली काटी गई, फिर पानी काटा गया, फिर अब बुलडोज़र लेके आ गए हैं। कुछ लोग तो जा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं हम मरने को तैयार हैं यहाँ पर। तो ये एक तो ये फेडरल बेरिया का वाक़या है जो कि मुस्तफ़ा सोसाइटी है, यहाँ पर हज़ारों लोग रहते हैं। और एक ये जो वाक़या हुआ है आपका अलादीन पार्क वाला, इसमें भी भाई देखिए जो कुछ भी आपका हुआ किसी ने भी बसाया, लेकिन अब ये इन जो लोग बैठे थे उनके साथ में इतना जुल्म तो नहीं करना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, ये जो है अगर नाजायज था तो जो है लोग मुतासिर हैं, तो कोई आसान उनके जो जिस तरह से अलादीन पार्क है और पवेलियन एंड क्लब है, वहाँ लोगों ने कई लाखों रुपए देकर जो है मेंबरशिप हासिल की है। वो लोग और जो हुकूमत है जज साहब ने जो फैसला दिया है वो मेरे ख्याल में उसे पूरा करना चाहिए था ना कि साहब जहाँ इनको निकालें वहाँ इनको मुआवजा भी दें। मुआवजे के हवाले से कोई डिसीजन नहीं है और मुतासिर कोई आम शहरी। सिंध हुकूमत पर तो कोई बर्डन होना चाहिए था ना, कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए सिंध हुकूमत पर, वो नहीं डाले सिंध हुकूमत पर। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कुछ चीज़ें न सिंध हुकूमत न कोई दूसरा इदारा, सब बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का तोड़ने की तैयार है। इसके अलावा नालों के जो लोग हैं वो भी बिल्कुल कच्ची आबादी, लेकिन लोगों ने वहाँ पर जो माफिया है, माफिया ने उनको फरोग दिया। हमें तो ये लगता है कि बड़ी बेचैनी पैदा हो रही है सिंध कराची के अंदर, और ये लावा जो है किसी वक्त भी फटेगा बहुत ज़्यादा ज़ोर से। ये बिल्कुल ये है कि लोगों के अंदर एहसास महरूमी इसलिए पैदा हुआ है कि जो खासतौर पर नालों के जो आबादी है वहाँ पर सारे गरीब उसमें आम आदमी बेचारे किस तरह से उन्होंने खरीदा होगा। उसके बाद अब नस्ला टावर है जो इसमें है उसको तोड़ने उसको ये जो हमारे ज़राए हैं वो हरिक हो गए, लेकिन उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था इसको तोड़ो, लेकिन उस पर बरामद नहीं। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ अलादीन को ले लेंगे या फिर नाले हैं लोग बैठे हुए पैसे देके उनको तोड़ दिया गया और आम आदमी जो है वो मुतासिर हो रहा है। अब मसला ये है कि एक तरफ तो ये मकान तोड़ रहे हैं, अब दूसरी तरफ जो है अब एक नया सिलसिला है मनीर के इलाके मेमन गोट के नज़दीक शुमार इस्माइल गोट ठंडानी गोट, ये सारा दिमल इलाका है। और यहाँ कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया, लैंड माफिया ने कब्रिस्तान की ज़मीन पर प्लाटिंग करना शुरू कर की है। अब खासी बड़ी तादाद में लोग आबाद हो चुके हैं। इसके ख़िलाफ़ अदालत में दरख्वास्त दायर की गई तो अदलिया ने कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ फैसला दिया, ज़मीन खाली कराने का हुक्म दिया, मगर अमल दरामद नहीं किया क्योंकि सिंध हुकूमत अपनी उसमें दिलचस्पी रखती होगी। दिलचस्प बात यह है कि अब भी कब्ज़ा माफिया के लोग प्लाट बेच रहा है, लोगों को प्लाट बेच रहा है और पैसे बना रहा है। ये ज़मीन KMC ने कब्रिस्तान के लिए दी थी। पीपल पार्टी ने जान मोहम्मद बलोच 4 साल तक ज़िला नाज़िम रहे मगर कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवा सके, अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सके। ना कराची शहर में तो हो रहा है लेकिन मेमन गोट में नहीं हो रहा है, वहाँ अदालत नहीं है। बिल्कुल माफिया जो ये लैंड माफिया है बहुत मजबूत माफिया है और इसकी बात बहुत जो है ऊपर तक जाती है। इसलिए जो लोग है उनके खिलाफ ही ये इदारे कार्रवाई करने से फौरन जैसे ऑर्डर है उसको खुल जाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़े मामला जिस तरह मैंने नस्ला टावर का कहा, ये जो है बात शिक्षियात है जो है, लेकिन उसको बचाने के लिए जो है अभी तक ऊपर कोई ना की तरफ से ना कोई KMC का जो है कोई नहीं अपनाई गई, बल्कि उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। और उसके बराबर जो बेचारे गरीब लोग हैं उनके घरों को तोड़कर जो है लोगों में एहसास महरूमी जो है वो बिल्कुल पैदा किया जा रहा है। जी शुक्रिया जनाब अब्दुल कदीर राना साहब, आपका आपने जो बयान किया वो काफ़ी तकलीफ दे है। जी दोनों बातें बयान कर दी उन्होंने। अच्छा, ये जो आप अभी मनीर मेमन गोट की बात कर रहे थे, मुतादिद वहाँ के इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कब्जा माफिया का वो ज़ाहिर सारी ज़मीन जो थी ये जो है एग्रीकल्चर लैंड थी सारी की सारी। इस एग्रीकल्चर लैंड से हमें काफ़ी यहाँ से ककड़ी मिलती थी, यहाँ से हमें नींबू मिलता था, यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मटर बड़ी मिलती थी। और सबसे ज़्यादा तो वो मिलता था जो आपका जाम जिसे कहते हैं, ये अमरूद
जी। वो वो अमरूद अमरूद बहुत के मशहूर था। बागान तकरीबन खत्म हो चुके हैं, सब हाँ। लैंड माफिया के जेरे उसमें चले गए, भाई अब ये तो बड़ा जेरे मसला है कि तसल्लुत। आप देखिए ना जब कितने बड़ी चीज़ें अदालतें खामोश हैं, सरी जमीन कैसे भाई हो रही यानी है, मलिर सोसाइटी का में तब्दील। जाम तो मलिर का जो अमरूद था वो तो बहुत ज़्यादा मशहूर था सारी दुनिया जी। में, सारे पाकिस्तान में मशहूर था कि मलिर का अमरूद जो है। एक लाड़काना और एक मलिर, जी हाँ। दोनों के अमरूद बड़े मशहूर। अच्छा खैर, वो वैक्सीन वाली बात तो कर दी राना साहब ने। लाहौर से हनीफ कमर साहब को कोशिश करेंगे कि उनको ले लें और जी। लाहौर की क्या सूरत हाल है, लेकिन ब्रेक के बाद। जी जी नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर में वैक्सीन की क्या सूरत हाल है, हनीफ कमर साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद जी है। हनीफ कमर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। जनाब आपको खुशामदीद करते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। फरमाएं कि जो वैक्सीन की सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर नज़र आती है इस वक्त, जो क्योंकि बहुत से लोग एयरपोर्ट से वापस लौटते हुए दिखाई दिए हैं सोशल मीडिया पर। अब फरमाइए आप क्या सूरत हाल है जी। जी बिल्कुल इसी तरह है। वैक्सीन की अदम दस्तयाबी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और खासतौर पर जो बैरून मुल्क से आने वाले लोग हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन जरूरी है, उनको भी वैक्सीनेशन की सहूलत दस्तयाब थी, जिसकी वजह से आपने जैसे फरमाया कि एयरपोर्ट से भी लोग वापस आ रहे हैं। असल में ये वैक्सीन की किल्लत हो गई है, शॉर्टेज हो गई है, मिसमैनेजमेंट है हुकूमत की। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट जो है पंजाब का, इसको ऑलरेडी पता था कि कितनी वैक्सीन की जरूरत है इनको और कितनी आनी चाहिए। इसके लिए फंड्स भी मुख्तस किए गए थे। 10 लाख डोजेज इन्होंने मजीद मंगवानी थी। 1.5 अरब रुपए के फंड इसके लिए रखे गए थे, लेकिन 2 माह गुजरने के बावजूद जो पंजाब का हेल्थ डिपार्टमेंट है वो ये 10 लाख डोज नहीं मंगवा सका, जिसकी वजह से जो फंक्शनल सेंटर थे इसकी जहाँ पे लगाई जा रही थी वैक्सीनेशन, उनमें से बड़ी तादाद के जो सेंटर्स हैं वो बंद करने पड़े हैं। तो अब मतलब ये है कि हम तो ये सिंध को जो बुरा बुरा कह रहे थे, लेकिन ये तो पंजाब तो उससे भी ज़्यादा ख़राब निकला। ये आप इससे अंदाजा कर सकते हैं करके ये इस वक्त सिर्फ 3 सेंटर्स हैं जहाँ पे वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा रही है। एक है एक्सपो सेंटर, एक मीनार पाकिस्तान और एक PKLI। ये 3 सेंटर पे पहली डोज लगाई जा रही है, और इतना बड़ा शहर है, आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि कितना वहाँ पे इनकी 3 सेंटर्स की कितनी कैपेसिटी हो सकती है। और इनमें भी पहले 24 घंटे लगाई जाती थी, अब इनकी टाइम ड्यूरेशन भी कम कर दिया गया है ताकि वैक्सीन ना होने की वजह से इनको कम्प्लीटली बंद न करना पड़े। जो मुख्तलिफ शोबों के मुख्तलिफ महकमों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए थे, जैसा कि लाहौर हाई कोर्ट में एक बनाया गया था, प्रेस क्लब में बनाया गया था, मुख्तलिफ जगहों पर, वो भी सारे के सारे बंद करने पड़ गए। अब ये हेल्थ डिपार्टमेंट की ड्यूटी है, काम है उनका, पैसे भी हैं उनके पास, ये नहीं कि फंड्स नहीं है। 1.5 अरब रुपए के फंड्स भी पड़े हुए हैं, लेकिन वो सारा असम साहबा उनसे मैंने भी बात करने की कोशिश की जो सेक्रेटरी हेल्थ है कि आप बताएं कि ये पैसे होने के बावजूद क्यों नहीं मिली वैक्सीन। ये को अचानक से को था नहीं, आपको पहले से पता था कि हर महीने कितनी वैक्सीनेशन हो रही है और कितनी डोजेज चाहिए और कहाँ से आपने मंगवानी है, लेकिन उनके पास भी वो आए पाए शायद करने के कोई इसका कोई मुकम्मल जवाब भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए। अच्छा आप ये बताएं कि एक और बात हमने आपका देखा था एक प्रोग्राम, तो उसमें देखा आपने कि ये भावलपुर यूनिवर्सिटी पर आप ये उनके वाइस चांसलर से सवालात कर रहे थे, तो वो क्या वहाँ बहुत करप्शन है? ये भावलपुर नहीं, ये ख्वाजा ये है अपना यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। अच्छा फैसलाबाद क्या है? हाँ जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के जो वाइस चांसलर हैं उनसे मेरी बात हुई थी, प्रोग्राम में भी मैंने उनको लिया। हाँ मैंने सुना था आपका प्रोग्राम, तो उसमें क्या ये बहुत करप्शन कर रहे हैं? सर उसमें करप्शन की तो आप खुद देख सकते, जो मेन सीटों पे लोग बैठे हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी जाली है, डिग्रियां ही जाली हैं, और इनके साथ 200 से ज्यादा 250 से ज्यादा जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो एफिलिएटेड है उनके साथ, और उन कॉलेजेस को ये इस तरह जलीलो रुसवा करते हैं, और उनमें सैकड़ों हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं जो इस यूनिवर्सिटी के मरहूने में। मतलब ये है कि अब ये पंजाब में कोई वजीर तालीम नहीं है जो कि इस मामले को देखे, आप इसका नोटिस ले कि जब आप तो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं ना उनको बाकायदा। वाइस चांसलर साहब को जब मैंने ये सारा उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी मैं इस पे बड़ा फोटो लूंगा और इस पे एक्शन लूंगा। नहीं वो तो आपको बुला रहे हैं कि मेरे पास आओ, भाई क्यों आपके पास आए जब आपको डॉक्यूमेंट दे रहे हैं? तो ये यही बात है ना। अब दूसरी जो अगली डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि जो उन्होंने कमेटी बनाई हुई है वही कमेटी जो ये सारी की सारी जिम्मेदार है, जो खुद जांचसाज है, उनको दिखाया कि ये सच टीवी वाले जो है ना इनको आप चुप करा लो
और इनके साथ इनको चुप कराओ इसी तरीके से, अदरवाइज जो है ना। ये तो एक बात अलग हो, ज़िमनी बात हो गई, लेकिन ये बताइए जो वैक्सीन का मामला कब तक हल हो सकता है? ये वैक्सीन का बड़ा सीरियस इशू है बिरला साहब। ये वैक्सीन जो है इस वक्त जो 56 सेंटर में 25 जनरल सेंटर थे और 31 जो है वो ये मैक्सिमम में सेंटर्स थे। अब ये सारे के सारे सेंटर्स बंद हैं, सिर्फ 3 सेंटर्स पे वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। ये कंट्रोल भी हुई है कोविड की वबा जो है। अब हेल्थ डिपार्टमेंट को ये चाहिए कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था अरेंजमेंट इनके पास। अभी क्या इनका प्लान क्या है कि कब तक आ जाएगी, ये नहीं बता रहे हैं। ये कह रहे हैं जी बहुत जल्द आ जाएगी, कोई डेट नहीं दे रहे। सेक्रेटरी सेहत जो है वो कह रही है कि बहुत जल्द आ जाएगी। अब बहुत जल्द का हमें देखना ही पड़ेगा कि कब तक ये पहुंचती है जी। दोस्त मुल्कों की मेहरबानी से ही इतना कुछ हुआ है कि जो आ गई है। इन्होंने तो जो खरीदनी थी, इनका तो कैपेसिटी का और इनका तो अहलियत का ये इशू है कि पैसे पास होने के बावजूद, फंड मुफ्त होने के बावजूद ये खरीद नहीं पा रहे। और तो नाराज़गी है ना जी, बिल्कुल। यानी सारी दुनिया शोर मचा रही है। पता नहीं इमरान खान साहब को क्या दिलचस्पी है इससे, ये उस्मान डार से, मालूम नहीं कि इसमें क्या खूबी है इसमें उस्मान साहब बुज़दार में। तो अब उस्मान बुज़दार साहब के बारे में तो आप जिस तरह फरमाते रहते हैं और जिस तरह प्रोग्रामों में आपके यहाँ भी ये डिस्कस होता रहता है कि पंजाब में जो पंजाब की इंतजामिया है, जो पंजाब की हुकूमत है, उसका कैपेसिटी सबसे बड़ा इशू है। उनकी अहलियत सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर वो बड़े नेक नीयत भी हूँ तो फिर भी ये उनके बस की बात ही नहीं। इतने बड़े मतलब जो आदमी सारी ज़िंदगी में MP है, उनका रहा, उनका फादर MP रहा, वो अपने इलाके को बिजली न दे सके, उससे ज़्यादा नाअहल आदमी कौन होगा? बस वो उसका खमियाजा ये देख लें कि हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जो ऑफिसर्स लगाए गए हैं, जिस तरह सिलेक्शन की गई है। अब ये जो सेक्रेटरी सेहत है तारा हसन साहबा, इससे पहले ये एजुकेशन में थी और एजुकेशन में भी वहाँ पे भी इनके अजीबो गरीब किस्म की दास्तानें थी और वो दास्तानों इनकी कोई रिश्तेदारी है कि आपस में हेल्थ में आई और हेल्थ का अब हाल ये देख लिया कि वैक्सीनेशन तक दस्तयाब नहीं है। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हनीफ कमर साहब, शुक्र आपका, मेहरबानी आपकी। फ़िलहाल तो उनकी तवज्जो अपने ख़ानदान पर है। उनको ये जो 4800 सीसी की गाड़ियाँ ना सरकारी, वो फराम की जा रही हैं अपने ख़ानदान में, तो उस तवज्जो उस पर 48 सीसी की गाड़ी होती है भाई। वो ज़ाहिर है जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ आप मंगवाते हैं वो VIPs के लिए, तो VIPs ज़ाहिर है जो हुक्मरान होता है उसका ख़ानदान भी VIP होता है। जी हाँ। तो फ़िलहाल उधर तवज्जो है। अच्छा, अब ये बजट भाई पे आ जाए, ज़रा इस पे बात कर लें। बजट से अब ताजरों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन अब पता नहीं क्या उम्मीद है ताजरों को। अब्दुल हादी साहब ताजिर रहनुमा सनतकार टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। चेयरमैन साइट हैं अब्दुल हादी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हादी साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम सच बात में। अब बताइए कि बजट से ताजरों को बड़ी उम्मीदें हैं या नहीं हैं, ये आप बताएं। आवाम तो मायूस हैं, फरमाइए आप क्या कहते हैं? देखिए, इस बजट में एक दो काम तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे पॉजिटिव स्टेप्स उठाए हैं जिसको हम सराहते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको अकोमोडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ें, इंडस्ट्री फ्लरिश हो, एम्प्लॉयमेंट के मौके हम और ज़्यादा प्रोवाइड कर सकें और यहाँ पे मुल्क में खुशहाली आए और हम अपनी एक्सपोर्ट्स को $30 बिलियन से क्रॉस करके आगे की तरफ ले जा सकें। जो अच्छा काम इन्होंने किया वो ये किया कि जो FBR का रोल इन्होंने कम करके, कर्टेल करके, जो ये कहा कि हम सेल्फ असेसमेंट स्कीम के थ्रू जो भी टैक्स पेयर है वो अपनी सेल्फ असेसमेंट खुद सबमिट करेगा और वो थर्ड पार्टी ऑडिटर के थ्रू ऑडिट की जाएगी। उसमें FBR का और टैक्स पेयर का इंटरेक्शन उन्होंने खत्म कर दिया, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि करप्शन का एक घर बंद होगा और FBR की तरफ से जो हमें कंटिन्यूसली जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनको दबाया जाता था उसमें काफ़ी कमी आएगी और नए टैक्स पेयर्स नेट के अंदर आएंगे, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऊपर बोझ कम पड़ेगा। हमारा बड़ा देरीना मुतालबा था ये, क्योंकि आप देखें पिछले 15 ये मुतालबा आपको बड़ा देरीना था और हम भी खुश हुए इस बात से कि ये सारा निचोड़ते थे, जो टैक्स पेयर थे उनको निचोड़ते थे हर वक्त, हमेशा यही होता था। तो इसमें ये होगा कि टैक्स नेट आपका बढ़ेगा और इंशाल्लाह ताला जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। अब जो चीजें इसमें होनी चाहिए थी जो नहीं की उन्होंने, जो उन्होंने हमसे बजट से पहले कमेंट भी किया था कि उसके ऊपर जरूर नजरसानी करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं की। उसमें सबसे ज्यादा बर्निंग इशू है 17% सेल्स टैक्स का। जो 5 जीरो रेटेड सेक्टर्स के ऊपर इन्होंने 17% सेल्स टैक्स आयद किया था, ये मैं आपको अगर हिस्टोरिकली बताऊं तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में थर्ड टाइम इन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया। पहले 2 दफा ये सिस्टम फेल हो गया, उसके बावजूद तीसरी दफा इम्प्लीमेंट किया गया IMF के प्रेशर में आने के बाद।
और इस दफा भी वो फेलियर की तरफ जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि पिछले 2 साल में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट कहती है कि 18% एक्सपोर्ट तो पाकिस्तान का बढ़ गया, लेकिन नंबर ऑफ एक्सपोर्टर्स 30% रिड्यूस हो गए। आप सोचे 2300 फैक्ट्री शट डाउन हो गई क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव नहीं रह सकी। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इस वक्त 17% सेल्स टैक्स की वजह से बड़ी तकलीफ का शिकार है। उसमें गवर्नमेंट की प्ली हमेशा ये होती है कि हम 1 महीने के अंदर अंदर सेल्स टैक्स रिफंड कर रहे हैं, तो वो 1 महीने के अंदर एक्सपोर्ट की शिपमेंट जाने के बाद रिफंड कर रहे हैं। लेकिन रॉ मटेरियल खरीदने से लेके माल तैयार करने तक का जो 5 महीने का प्रोसेस है, उस 5 महीने तक जब एक छोटे इन्वेस्टर के पैसे गवर्नमेंट के फंसे रहते हैं, तो आप सोचिए उसके ऊपर एक लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाता है। जहां वो पहले मिसाल के तौर पर 100 रुपए का काम कर रहा था, तो अब वो 60 रुपए का काम कर सकता है। बहरहाल एक बात तो आपने कही है कि ये तो एक अच्छी बात हुई है, लेकिन और क्या अच्छी बातें हुई है वो बताइए ना। देखिए, दूसरी अच्छी बात ये हुई कि जो उन्होंने में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके जो सैलरी 20,000 कर दी। महंगाई है, लोग सर्वाइव नहीं कर सक रहे थे, उसमें लोगों को बड़ा एडवांटेज मिलेगा। इसके अलावा कोई नया टैक्स इम्पोज नहीं किया गया, वो एक बहुत अच्छी बात हुई है। इसके अलावा रॉ मटेरियल के ऊपर इन्होंने जो रेगुलेटरी ड्यूटी थी वो हटाई है, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर उसकी परसेंटेज कम की है। ये सारे पॉजिटिव। बैंकिंग ट्रांसफर में भी कुछ फायदा दिया है? किस पे? फंड ट्रांसफर में फंड ट्रांसफर की उन्होंने लिमिट बढ़ा दी ना। जो पहले 50,000 रुपए के ऊपर टैक्स लगता था, वो बढ़ा के लाख रुपए की लिमिट कर दी। अब आपको लाख रुपए के ऊपर विद वो जो आपका कटौती होती है विदहोल्डिंग टैक्स की, वो होगी, तो उसकी लिमिट डबल कर दी उन्होंने। वो भी बेहतर इकदाम किया है उन्होंने। लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ इस वक्त कंसर्न ये है कि अगर ये 17% सेल्स टैक्स को रिवर्ट नहीं करेंगे तो आप देखेंगे ऐसे भी सेक्टर अगले 5 साल के अंदर पाकिस्तान से वाइप ऑफ हो जाएगा। और अच्छा, अब आप क्या कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि 3 साल की होती है, और जो भी हमारे आप देखेंगे डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके आप इंस्टीट्यूट आएंगे तो एसएमई सेक्टर ही वो सेक्टर है जो हमेशा आपकी इकोनॉमी को बूस्ट देता है और आपके जो मुल्क के इकोनॉमी को सहारा देता है। अच्छा, ये बताइए कि अब ये 3 साल की जो कारकर्दगी है, इसको हम हौसला अफजा कह सकते हैं? देखिए, 3 साल की कारकर्दगी तो उसमें शुरू के 2 साल तो आप निकाल दें, क्योंकि उसमें तो कोई कारकर्दगी ऐसी थी नहीं जिसको हम सराहें। जो तीसरे साल की कारकर्दगी है वो कदरे बेहतर है, उसमें डायरेक्शन थोड़ी सी इम्प्रूव जरूर हुई है। लेकिन इस वक्त हम जिस क्राइसिस में है ना, उसमें हमें कुछ एडहॉक डिसीजंस लेने पड़ेंगे और उनको फौरन इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाना पड़ेगा। अदरवाइज दुनिया जितनी आगे निकल गई है और हम जितना पीछे रह गए, ये गैप इतना बड़ा है कि इसको फिल करने में हमें और 15-20 साल लग जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हादी साहब, आपका इंतहाई मशकूर है कि आपने वक्त दिया। जी मेरे साहब, अच्छा ये जो बजट पे बात कर रहे थे ना, तो गौहर नायाब उमर अयूब साहब, हाँ, वो कह रहे हैं IMF और हमारी मंजिल एक ही होगी, और वो ये कहते हैं कि ये बात नहीं भाई, थोड़ी सियासी बात भी करनी चाहिए ना, ऐसी बात नहीं है। वो ठीक है, वो एक पोजीशन उन्होंने ले ली है। उन्होंने दूसरे बात जो की है, वो दूसरे जुमले पे भी गौर करें कि हमारे तरीके जो हैं वो मुमकिन है तरीका कार डिफरेंट हो, लेकिन हमारी मंजिल एक है। मतलब ये मतलब ये है कि हम अपना जिस तरीके से आप हमसे लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम डायरेक्ट टैक्स बढ़ा दें, इसके ऊपर बिजली के ऊपर बढ़ा दें, तो वो उसकी बजाय हम तो दूसरे तरीके से तो हम पेट्रोल को महंगा कर देंगे और ऑटोमेटिकली बिजली महंगी हो जाएगी। जैन साहब, महंगा इसलिए होगा कि आलमी मार्केट में पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, और ये अभी 74 पे है, अभी 100 पर चला जाएगा। मेरे साहब $142 हो गया था पीपल्स पार्टी के दौर में। जो भी हो, $142 बैरल पेट्रोल तो बढ़ेगा। पेट्रोल की कीमत को कम नहीं कर सकते, इसलिए कि इस वक्त दुनिया की मार्केट में सिर्फ एक तवक्को है कि अगर ईरान के साथ में अगर अमेरिका का माहदा हो जाता है, तो ईरान का अगर पेट्रोल पंप हो गया आलमी मार्केट में, तो फिर पेट्रोल की कीमत कम हो सकती है। ठीक है, अदरवाइज़ ये मुमकिन नहीं है, इस लिहाज से, क्योंकि ये जो पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही हैं वो पेट्रोल की कामयाबी की वजह से हो रही हैं, और ईरान का पेट्रोल अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान में माहदा हो जाता है तो फिर पेट्रोल जो है पंप हो जाएगा और पेट्रोल की कीमतें घट जाएंगी। जी, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो ये कारोबारी मामला पे मज़ीद बात करेंगे, और इसके साथ जो इंडिया का गैर महफूज जौहरी प्रोग्राम है उस पर बात करेंगे, और ईरान के इलेक्शन में भी बात करेंगे। जी ठीक है नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब एक और ताजिर रहनुमा हाजी जावेद अब्दुल्ला साहब, जोड़िया बाज़ार मार्केट के ताजिर रहनुमा हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जी हाजी जावेद अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। फरमाइए कि जो आपका जो जोड़िया बाज़ार की मार्केट है वो इस बजट से कितनी मुतमईन है और कितनी खौफजदा है, दोनों सूरत हाल बताइए। जज़ाकल्लाह सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया। तो देखिए, बजट के हवाले से मैं समझता हूँ कि जिन हालात के अंदर
उससे बेहतर बजट पॉसिबल नहीं था, मगर कुछ इसमें अवाम है, जिस तरह के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो मसला है, ठीक है ना, हमारे यहाँ रिवायत ये रही है कि बड़ों को किसी ने नहीं पकड़ना, नजला पर खुजू गई, यानी छोटों में इससे कांच खानी है। तो इससे हम गैर मुतमईन हैं। तो हम ये चाहेंगे कि इसको जो है जो इनका जो नए इख्तियार दिए हैं एफबीआर को, तो वो ना दिए जाए, उसका मिस यूज होगा और करप्शन बढ़ेगी, उससे रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। ये तो एफबीआर के तो उनके अख्तियारात को कट कर दिया ना उन लोगों ने जी, जो टैक्स पेयर है उनको तो पर तो वो हाथ नहीं डाल सकते अब। नहीं, अभी जो उन्होंने जो गिरफ्तारियों का उनको दे दिया, उसकी बड़ी पावर दे दी उन्होंने। तो फिर आप क्या चाहते हैं, आप बताइए ना, आप अपनी बात को जारी रखें, अपनी बात को जो कहना चाहते हैं वो कहें, जो मुतालबा करना चाहते हैं वो करें। देखिए, हमें क्या एक चीज है कि जितना टैक्स रेट कम होगा उसका कलेक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक है ना। हमारे यहाँ पैदावारी लागत को नीचे लाना चाहिए। जब पैदावारी लागत नीचे आएगी तो उसके नतीजे में जो तारीफ है उसको फायदा होगा और अशिया सस्ती होंगी। सस्ती होने की सूरत में उसकी गिरो होगी। जब गिरो हो जाएगी तो खुद ब खुद जो है वो रेवेन्यू बढ़ेगा। इसमें पोजीशन ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियां बनाती हैं, जिस तरह साबुन में लक्स है। तो आप देखें कि बाहर का सस्ता है, पाकिस्तानी ब्रांड जो वो महंगा है, जिसकी वजह से हमारी यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री है उसको नुकसान हो रहा है। तो इन चीज़ों पर गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए कि किसी तरीके से भी उस लागत को, जो पैदावारी लागत है, उसको कम किया जाए, जिससे प्रोडक्शन बढ़े। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो लामोला जो है टैक्स जो है वो ज़्यादा कलेक्ट होगा। तो उसके लिए आप ऐसे बहुत बहुत शुक्रिया हाजी जावेद अब्दुल्ला साहब, आपका आपने तजवीज़ दी है, बहुत अच्छी तजवीज़ दी है, आपका बहुत शुक्रिया जी। जी बिल साहब, आ जाए अब ज़रा ये अमेरिका और पाकिस्तान का जो मामला है। अफगानिस्तान में ये बात हमने एक दफ़ा कही थी कि पाकिस्तान ने दो बातें हो गई हैं बहुत अहम जी। एक तो पाकिस्तान ने अड्डे देने से इनकार कर दिया, एक तुर्की जो है खामखा अपने आप को फंसा रहा है अफ़गानिस्तान में कि साहब हम सिक्योरिटी के मामले काबुल का सिक्योरिटी करेंगे। तो उन्होंने, तालिबान ने कह दिया कि हम आप पे हमला करेंगे जी। तो अब तालिबान तो नहीं मानेंगे ना किसी दूसरे के भी। अब भी तो नेटो का हिस्सा है ना जी जी। आप तुर्की क्यों बीच में पंगा डाल रहा है अपना? अब बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बन रहे हो आप? जी, तो ये गलत बात है। तो कुछ हासिल होगा नहीं सवाए मौत के हलाकत होंगे। नहीं, गलत बात होगी ना कि मुसलमान का खून बहेगा, तो ठीक नहीं है। तुर्कियों को बहना नहीं चाहिए तो तुर्की, लेकिन मतलब है कि मुमकिन है कि तुर्की ने ये कोई पॉलिसी बयान की हो, अपना जो है तल्लुकात नेटो से ठीक रखने के लिए बात की हो कि हमें दे दिया जाए। फिर वो उन्होंने ये भी कहा है ना कि हम पाकिस्तान से और तालिबान से मुज़ाकरात करेंगे जी। तो पाकिस्तान तो इस पर राज़ी नहीं होगा कि भाई आप क्यों, आप खामखा ये हमारा इन्फ्लुएंस है, आप क्यों हमारे मामले में मुदाखलत कर रहे हैं जी। तो वैसे भी वो किसी को नहीं, पाकिस्तान क्यों इसको पाकिस्तानी काबिल कबूल नहीं है ये बात। बिल्कुल ठीक नहीं, वैसे अगर वो आपको एज ए ब्रदर कबूल कर लेते हैं देखो वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये आप खामखा अगर नेटो के तौर पर आएंगे तो आपको काबिल कबूल नहीं है। तालिबान ने आपको पहले कह दिया है कि हम आप पर हमला कर देंगे। लेकिन मेरे साहब एक और बात, दूसरी तरफ से भी एक बात आ रही है कि पै दर पे जो हमले हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब है जैसे नेटो फोर्स निकलेगी अफगानिस्तान फिर से गैर महफूज हो जाएगा। नहीं, ऑलरेडी हो चुका है, वो भी एक सिविल वार तो अलमिया जारी है ना इस वक्त भाई, वो तो हमले कर रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए भी तालिबान का कोई किरदार अदा करना होगा ना, उनको बड़ेपन का। देखिए तालिबान को बड़ेपन पाकिस्तान का ये मुजाहरा समझा करना रहा होगा। है कि किसी तरह से भी आपको ये चाहिए, किसी तरह से भी आपको ये चाहिए कि आप यानी इनके साथ में मिल जाएं जी। और पहले मिल जाएं फिर आप इनको हटा दें ताकि दुनिया सारी आपको तस्लीम कर ले। लेकिन तालिबान इस बात पर राज़ी नहीं है। वो कहते हैं हमने फतह हासिल की है, हम इनके साथ जो इनके ग़ुलाम थे जिन्होंने हमें मारा है उनके साथ हम कैसे करें। वो उनका भी मौक़िफ़ सही है। वो कहते हैं भाई हमारे यहाँ बगावत हो जाएगी कि हम इनके साथ में गद्दारों के साथ में मिल के क्या करेंगे। उनके तो गद्दार है ना ये जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया। जब उनकी गवर्नमेंट थी 1994 में तो वो भी उन्होंने भी बड़े जालिमाना तरीके से अपने मुखालफिन को मारा है। जो भी हो, लेकिन अब तो जालिम को उन्होंने अब तो फिर वो अब बदला ये लेंगे, वो तो अब इनका अफगानियों का तो ये तरीका है। तो अभी इसका कोई हल निकालना चाहिए। हल पाकिस्तान निकालना चाहता है, लेकिन अब ये बीच में तुर्की भी आ रहा है तो ये गलत बात हो जाएगी ना। अब एक नया मुसीबत फसीद हो जाएगी। हमारे तुर्की के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हम ये फड्डा इसमें डाल दिया। लेकिन तैयब एर्दोगान से ऐसी उम्मीद नहीं है, वो बहुत नहीं, मतलब है कि उसने पता नहीं किस पे कहा है। नहीं, उसने अपने आप को बचाया है जी अमेरिका क्योंकि अमेरिका में ब्रेक और मेक और ब्रेक का किस्सा था जी।
कि तो उसमें, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले ली थी। अब उसने ये एक किस्म का राह निकाली है कि साहब हम आपके प्यादे बन जाते हैं। जी तो प्यादे आप नहीं बनना चाहिए आपको भाई, आपको फिर वही जो आपकी अगर जो शोहरत है वो एक मर्द मुजाहिद की है, वही रखें आप, प्यादा ना बने अमेरिका का। बिल्कुल ठीक है। मिर्ज़ा साहब, ये ज़रा जो इंडिया में जो ये स्मगलिंग वाला मामला है ना, जौहरी मवाद की, इस जी, पे हाँ, बात इस पर- करेंगे, लेकिन पहले ज़रा आप ईरान के इलेक्शन जो हुए हैं, ईरान के उस इलेक्शन पे- में ये जो इस आपने वक्त- मुजाहिद वाली बात की ना, तो इब्राहिम रईसी साहब जो हैं, इनके जी, बारे हाँ। में आम तासुर ये है कि ये भी ज़रा मुजाहिद टाइप आदमी है। हाँ, तो वो मैंने पहले भी जब मैं वहाँ 2013 में जब मैं गया था, तो उस वक्त तो मुझे मालूम था कि हसन रूहानी जीत जाएगा। मैंने आगे यहाँ बता भी दिया था सबको कि हसन रूहानी जीत रहा है, तो वो दोबारा भी जीत गया वो। तो अब मैं अब भी अब मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पिछली दफ़ा तो उन्होंने हमें दावत दी थी सरकारी तौर पर, अभी इस दफ़ा तो दावत नहीं दी है। तो सैयद इब्राहिम रईसी जो है वो 1,78,00,000 वोट उन्होंने अभी तक लिए हैं। गैर हतमी नताइज हैं, लेकिन वो जीत जाएंगे। इनकी जो प्रोफाइल है ना, वो बड़ी मुतासिर कौन है, चीफ जस्टिस रहे हैं ईरान के। हाँ, वो ठीक है। अच्छा, और शुरू से ही इनका असासा क्या है? 2 बेटियां हैं, एक PhD की हुई है, एक ने दूसरी MPhil में है। नहीं, सब तालीम ठीक और है, इल्म। आपकी बात ये है कि, लेकिन बात ये है कि वहाँ पर जो इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा इख्तलाफात भी हुए हैं, क्योंकि वो पुराना जो आपका जो सदर रहे हैं, जो उस्ताद थे, उन्होंने काफ़ी फड्डा किया है, लेकिन उन्होंने जहाँ जो इमाम खामनाई साहब ने काफ़ी उन पर सूरत हाल को कंट्रोल किया है, और वो फैसला कुन को तो वही है। हाँ, फैसला वो एक किस्म की उन्होंने बगावत की थी, लेकिन ये है कि उनको उन्होंने रोक दिया है, सूरत हाल को काबू में कर लिया है। और इसी तरह से वो तरीका यही होता है कि जो रहबर है वो अपनी बात को मनवाता है, लीडर जो होता है। वो जो रहबर की काउंसिल जैसे 7 लोग होते हैं ना, उसमें से एक रईसी साहब भी थे। हाँ, तो बस ठीक है। तो इसका रईसी मतलब साहब है- अगर वो उनके लिए काबिल कबूल हैं, तो ईरान के अवाम के लिए काबिल कबूल होंगे। जी क्योंकि इस लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी, यानी अब तक जो कुछ चल रहा है ईरान में, खुशहाली चल रही है, और इतना बड़ा अमेरिका के सैंक्शंस को वो बर्दाश्त कर गए हैं, कितने 30 साल हो गए हैं, और 30 साल से वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कितनी बड़ी मकाम किया है। मशहद के मुतवल्ली रहे हैं इमाम रज़ा हाँ। इस्लाम के रोज़े के, और वहाँ की जो प्रोडक्ट बनती है ना रोज़े की, भाई वहाँ पर जिस वक्त मैं गया था 2013 में, तो उस जी। वक्त मैं 42 उनके पास सनतें थीं, जी और वो ये कहते थे कि ईरान गवर्नमेंट से ज़्यादा ये लोग मालदार हैं। मशहद का जो सनती जो रोज़े का जो हाँ। नेटवर्क है इकोनॉमिकल। जी वो मैंने जाके देखा, नीचे है बहुत, मैं उसमें जो तहखाना जो उसका जो अंडरग्राउंड जो है वो बहुत बड़ा फैला हुआ है। उनके सारे मैंने जो जितने भी उनकी सनतें हैं, उनके मॉडल वहाँ रखे हुए हैं। जी वो मॉडल मैंने देखे हैं, और वो जो उन्होंने बताया है वो बहुत कमाल की चीज़ें उन्होंने वहाँ बताई, जो हमें अब देखा खैर कि चले देखें रिजल्ट क्या आता है। हाँ इनके जी। लिए चैलेंजेस बहुत सारे हैं, तो देखें क्या करते हैं। नहीं, लेकिन बहरहाल उनकी एक पॉलिसी तो एक स्टेबल पॉलिसी है ना, तो एक स्टेबल पॉलिसी पे चल रहे हैं, और दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं। जो हमास की हिमायत कर रहे हैं। ईरान जो है वो अपनी जो न्यूक्लियर पॉलिसी उस पर भी वो अमल कर रहे हैं। जो यानी अमेरिका के मुखालफत है, इसराइल की मुखालफत वो भी कर रहे हैं। और दूसरी अहम बात ये कि सादगी बहुत है। हाँ, अब जैसे इनके ये गाड़ी के भी मालिक नहीं, एक गाड़ी भी नहीं रख सकते अपनी। वो तो इस सारे तरह ऐसे के थे। जो उस्ताद आया था जिसका नाम मैं कर रहा हूँ, जो अभी पहले जो था, हसन रूहानी साहब जो थे, इससे पहले जो थे, खातमी साहब थे, खातमी साहब से तो मैं मुलाकात अहमद निजात साहब। आमिद नजाज जो जी। था, उसके बाद भी तो नहीं थे, वो भी जी। एक टीचर था स्कूल का। तो खैर वो इनके एक अच्छा एक निज़ाम है, तो उसकी वजह हाँ। से एक अहल क़यादत सामने आ जी, जाती अब है। ठीक है, अब अच्छा, चलें अब आ उसमें। जाए हम ज़रा ये जो इंडिया में जौहरी मवाद की स्मगलिंग है। जौहरी मवाद की स्मगलिंग जो है इंडिया को इतना रुसवा किया है दुनिया के अंदर, और मेरे समझ में नहीं आता है कि दुनिया जो है इस पर खामोश क्यों है। हसन हबीब साहब सफ़ीर टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। जी, ब्रादर मोहतरम हसन हबीब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। और ये जो इस वक्त मसला दरपेश है वो ये है कि इंडिया में जिस अंदाज से जो यूरेनियम की मकदार को यूरेनियम को पकड़ा जा रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, हर आदमी के पास ऐसा लगता है जैसे चूरन बिक रहा हो। इस तरह से जो है मार्केट में लोग लिए फिर रहे हैं रेडिएशन का ख्याल किए बगैर। तो आप बताइए कि इसके क्या मुज़मरात हैं, और किस तरह से ये गैर जिम्मेदार इंडिया का मुल्क है। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब।
इंडिया का जो इस वक्त न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है वो इंतहाई सीरियस लेवल पे पहुंच चुका है। हर साल खबर आती है 3-4 दफा लोग पकड़े गए हैं, और जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं उनका ख्याल है कि ये जो पकड़ा जा रहा है ये एक छोटी फ्रैक्शन है, बड़ी जो चीज है वो पकड़ी नहीं जा रही। और इसमें भी जो लोग जिनके नाम जाहिर किए जाते हैं वो बहुत लो लेवल के लोग हैं। अच्छा, यूरेनियम की जो ब्लैक मार्केट है, इसके दो बड़े नुकसान हैं। एक तो ह्यूमन हेल्थ के लिए कि जी जो लोग इसको हैंडल कर रहे हैं या जो इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो अपने इर्द गिर्द ताबकारी फैलाते हैं, जिससे मेडिकल प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। दूसरे जो असल मसला है वो ये है कि इससे दुनिया में जो है न्यूक्लियर मटेरियल की प्रोलिफरेशन हो रही है, और कोई पता नहीं कि कोई टेररिस्ट या कोई एक ऐसा मुल्क जो है इसको हासिल कर ले जो अभी तक न्यूक्लियर नहीं है। तो ये दोनों खदशात हैं, ये दुनिया में जो इस वक्त बिल्कुल फ्रेजाइल बैलेंस है उसको बहुत जल्दी खराब कर सकता है। और अब एक दफा बल्कि इंडिया में एक खबर थी कि मीजो ग्रुप ने ये मटेरियल लिया था, और उनका ख्याल ये था कि वो बम के करीब इसको लगाएंगे। अच्छा, अगर वो जिसको हम टेक्निकल जबान में डर्टी बॉम्ब कहते हैं, अच्छा डर्टी बॉम्ब न्यूक्लियर तो नहीं होता है, लेकिन जो ताबकारी होगी उससे बड़ी आबादी को नुकसान पहुंच सकता है। तो जो इंडिया का गैर जिम्मेदाराना रवैया है इस सिलसिले में, उससे बड़े जो खदशात हैं उसमें इंडिया को खुद भी खतरा है और रीजन को भी खतरा है। और हमें जो असल मसला है वो दरपेश वो ये है कि जो भी चीज होती है इंडिया उसका इल्जाम हम पे लगा देंगे, और अगर उन्होंने इल्जाम लगा के मोदी सरकार ने हम पे कोई हमला करने की कोशिश की और सख्त जवाब चला गया तो जंग न शुरू हो जाए। तो ये इन चीजों को देखते हुए मतलब ये है कि जो मगरिब ने क्यों आंखें बंद की हुई है, ये मैं सवाल कर रहा हूँ। मैं उस तरफ आता हूँ। मगरिब में को चाहिए तो यह है कि फौरन वो इंडिया से कहें कि जनाब आप वो करें, IAEA के एक्सपर्ट्स आए और इंडिया को मजबूर करें कि वो अपनी माइंस की सिक्योरिटी का इंतजाम करें। अच्छा, हो क्या रहा है कि इंडिया जो इंपोर्ट करता है बाहर से यूरेनियम, वो तो उसके उन रिएक्टर्स को चला जाता है जो IAEA के सेफगार्ड में है। 11 माइंस इंडिया के पास यूरेनियम की हैं डिफरेंट जगहों पे, हिमाचल से लेके झारखंड तक, और तो उससे आगे ये नई माइंस भी ढूंढ रहे हैं। तो इंडिया के पास यूरेनियम है बहुत ज्यादा। अब इसके दो तरीके कि या तो कोई वो खुद बेच के प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, मिलिट्री प्रोग्राम, उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, या जो लोग हैं बीच में वो कमा रहे हैं इसमें से। तो ये दोनों सूरतों में मगरिब को बहुत जरूरत है इस बात की कि अगर फर्ज कीजिए कोई टेररिस्ट ग्रुप है वो इस मटेरियल को ले जाके यूरोप में या अमेरिका में कोई धमाका कर देता है, तो उसकी जो रेडिएशन है वो सालों चलेगी। हमारे सामने चेरनोबिल की मिसाल मौजूद है जो आज भी उस इलाके में कोई नहीं जा पाता है। तो मगरिब जो है वो इंडिया को तैयार कर रहा है चाइना के खिलाफ, और इंडिया एक बड़ी मार्केट भी है। देखिए, चाइना के खिलाफ तैयार करने में दुनिया को तो खतरे में ना डाले ना जी, चाइना को खतरे में डाले। देखिए, खतरे में वो आपकी बात ठीक है कि अगर मगरिब ने एक्शन नहीं लिया जल्दी, खासतौर पे अमेरिका ने, तो दुनिया को बड़ा शदीद खतरा लाहक हो सकता है इस ब्लैक मार्केट। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हसन हबीब साहब, आपका इंतहाई मशकूर हैं कि आपने वक्त दिया। प्रोग्राम के वक्त ख़त्म हुआ। जी नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।